हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सेल कवर किया था, तो हम उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। लास्ट टाइम वी स्टडीड दैट सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या था कि जो सेल होती है वो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस करती है, जिससे लिविंग में आसानी, लिविंग लाइफ करने के लिए, मतलब हमें जीने के लिए बहुत ही आसानी होती है। एक ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होती है। इसे हमने क्यों कहा था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? क्योंकि अगर सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। जैसे अगर घर है हमारा, अगर उसकी नींव ही अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें सेल नहीं होगा, मतलब घर में अगर नींव अच्छी नहीं है तो हमारा जो घर होगा वो भी एक मजबूत नहीं होगा, या फिर हमारा घर नहीं बन पाएगा अगर कोई उसमें नींव नहीं है तो। उसी तरीके से जो सेल होती है वो हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक नींव का काम करती है। देन मैनी टाइम्स जो सेल होती है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बनाती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वो वन सेल ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट है, वो भी एक एग्जांपल है वन सेल ऑर्गेनिज्म का। देन हमने ये देखा था कि सेल जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बना रही है। देन फर्स्टली क्या होता है, सेल इज combined to make the tissues, and is a similar type of tissue combined, and then they form organs, and then different organs combine and then form organ system. After that all organ system are combined and organism is formed. इस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनते हैं। देन हमारी हिस्ट्री की बात आई थी 1665 में, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल नाम दिया था। देन आई एंटोनी वॉन लियोनहॉक, वो 1674 में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स की। देन श्लीडन एंड स्वान आए 1838 एंड 1839 में, उन्होंने अर्ली वर्जन ऑफ सेल थ्योरी दी। देन आए रुडोल्फ विर्चाउ 1855 में, उन्होंने सेल थ्योरी दी, जिसमें उनका कहना था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये था कि जितनी भी सेल हैं वो अराइज हुई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फिर हमने देखा था कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या था, सबसे मेन पॉइंट हमारे क्या होते हैं? पहला तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है इनमें जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। पर जो प्रोकैरियोटिक में होती हैं वो उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, मतलब बहुत अच्छे से वो शो होता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें प्लाज्मिड होते हैं और सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आगे हम इसकी एक टेबल देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके साइज दिए हुए हैं, ये किस तरीके से सेल डिवीजन करती हैं। इनमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें न्यूक्लियोइड होता है, इनमें क्रोमोसोम होता है, और डीएनए जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देन इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस पढ़े थे हमने सेल्स के, जिसमें था कि क्या क्या चीजें करती है हमारी सेल। एनर्जी प्रोडक्शन करती है हमारी बॉडी के लिए, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन करती है, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो फॉर्म होती है ना। पहली कोई भी चीज अगर हमें बनानी है तो उसका डिवीजन करना होगा या उसे ग्रो करना होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन करता है, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करना होगा हमें न्यूट्रिएंट्स का और मॉलिक्यूल्स का, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा हमें अपनी बॉडी से बाहर फेंकना होगा। अगर हमें सही रहना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी वेस्ट चीजें नहीं लेनी है, जैसे कि हम जंक फूड वगैरह लेते हैं। तो उसी तरीके से ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। देन मेटाबॉलिज्म, जैसे हम खाना खा रहे हैं उसका जो पचाने वाला जो काम होता है, जो डाइजेस्टिव वाला, डाइजेशन वाला जो काम होता है, या कोई भी मेटाबॉलिज्म होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, वो सारी चीजें भी हमारी सेल परफॉर्म करती है। देन इसमें और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करती है। अगर हमें कोई भी स्टिमुली मिल रहा है, मतलब अगर हमारी उंगली जो है अगर आग के पास चली गई है ना, तो आग के पास जाने से क्या होगा, हम झटके से अपना हाथ हटाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, इसीलिए हमें वो सिग्नल मिलते हैं, और देन हम अपने हाथ को हटा लेते हैं वहां से। इसी तरीके से ये वर्क करती है, और ये प्रॉपर टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शनिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है। देन ये स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब
प्लांट सेल में भी क्या होता है, ये सेल वॉल की तरह में प्रेजेंट होती है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है अगर हमारी सेल में, तो क्या होता है वो प्रोटेक्ट करती है हमें बाहर के इन्वायरमेंट से। और जो सेल होती है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी टिश्यू को और ऑर्गन्स को। देन ये ग्रोथ में भी हेल्प करती है, जैसे ग्रोथ ऑफ टिश्यू में, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स में। जैसे हमें कभी भी कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है, अगर हमें कहीं चोट लगी, उसमें क्या होता है बाद में कुछ दिनों बाद हमारी स्किन वापस से वैसी ही हो जाती है जैसी थी। तो ग्रोथ का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है वो सेल हमारी। देन आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनल से। तो ऑर्गेनल, ऑर्गेनल होता क्या है? ऑर्गेनल एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। वो सेल के अंदर ही होते हैं और क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में अलग अलग काम होता है। जैसे किडनी का काम क्या होता है? हमें प्योरिफिकेशन का काम होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। सलाइवा का क्या काम क्या होता है? वो मिक्स करता है हमारी फूड को, जब हम फूड इनटेक करते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ऑर्गेनल होता है उसके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो उनको परफॉर्म करता है। देन ये और क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं सेल स्ट्रक्चर को, सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनके फंक्शन को मेंटेन करते हैं। मतलब जो हमारी पूरी सेल है उसमें जो भी फंक्शनिंग हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीजों को ये जो हमारे ऑर्गेनल हैं वो एक एक तरह से देखते हैं। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे सारे ऑर्गेनल्स हैं, हमारी सेल के ऑर्गेनल्स। तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। देन ये क्या कर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। ये वाली चीज हमें बहुत याद रखने वाली चीज है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है ना। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं और क्रोमेटिन होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या रोल इनके होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है? ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जो कि इनक्लोज करता है न्यूक्लियस को, मतलब घेरा बनाता है न्यूक्लियस में। और ये क्या करता है कि न्यूक्लियस को, जो भी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसको क्या करता है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। क्या करता है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी होती है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। और द इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड विद द न्यूक्लियर लैमिना प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब बाहर की जो हमारी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड फैट सिंथेसिस। और जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो न्यूक्लियर लैमिना प्रोटीन्स से जुड़ा होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या चीज है? ये एक फ्लूइड फिल्ड इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक क्या है? एक फ्लूइड भरा है ना। ये क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है और डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब मेन हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन होते हैं और एंजाइम होते हैं। ये तीन चीज हमें याद रखने वाली है। और कुछ डिजॉल्व मॉलिक्यूल भी होते हैं। फिर आता है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विद इन द न्यूक्लियस। मतलब इसमें डीएनए है और प्रोटीन है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल ही है ना, जिसमें कि डीएनए और प्रोटीन होता है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। और ये ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। कहा ना, यहाँ पे जैसे जेनेटिक मटेरियल ही है, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। क्रोमोसोम या तो माइटोसिस से या मियोसिस से। इसमें सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। देन इनमें किस तरीके से डिवीजन होता है। देन आएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। मतलब ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं।
देन इसके फंक्शंस क्या हैं, जो हमारे न्यूक्लियस है इसके फंक्शंस क्या है। ये स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने अभी कहा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोलस के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम के फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, हमारे जो डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको स्टोर करके रखता है। द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, इंश्योरिंग इट्स इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, हमारी जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है। देन डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, द न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इंश्योरिंग दैट ईच न्यू सेल रिसीव्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सेल डिवीजन में। इसमें क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रही हैं, जो न्यू सेल फॉर्म हो रही हैं वो कंप्लीट सेट की बने, जिसमें सारे जेनेटिक मतलब सारे जीन्स इक्वल इक्वल फॉर्म में हो, ठीक है ना, मियोसिस या माइटोसिस के थ्रू। देन आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो डीएनए की कॉपी करता है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए। मतलब डीएनए की कॉपी हो रही है आरएनए में, है ना, वो किस में होती है, हमारी न्यूक्लियस में होती है, with RNA molecules eventually leaving the nucleus to carry out protein synthesis in the cytoplasm। यहाँ पे आरएनए जो रहता है वो क्या करता है, प्रोसेस ये कॉपी कर रहा है डीएनए को। देन ये जो आरएनए होता है फिर ये ट्रांसफर हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म में, जहाँ की ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन्स जो हैं हमारे, जो भी फॉर्म हो रहे हैं, नए जीन्स फॉर्म हो रहे हैं, वो सारे इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। जो न्यूक्लियस रहता है उनके रेगुलेशन में, जीन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। The nucleus controls which gene are expressed, influencing cellular activities by regulating protein synthesis। मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि जीन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, एक वीडियो में और बनाऊंगी, उसमें पढ़ेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस। देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कोऑर्डिनेट करता है सेल डिवीजन को बाय इंश्योरिंग द डीएनए इज एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड। मतलब वो एक्यूरेटली रेप्लिकेट हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन डॉटर सेल्स। मतलब एक सेल जो है उसको हम पेरेंट सेल कह देंगे और जब वो दो में डिवाइड होता है उसे डॉटर सेल्स कह देंगे। देन आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस भी है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसमें इसे क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, जो कि हेल्प करती हैं जो भी हमारी सेलुलर प्रोसेसेस है उसमें, फर्दर सेलुलर प्रोसेसेस में उसका यूज होता है। देन दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर विद द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है। ये जो हमारे दिख रहे हैं ये क्रिस्टे हैं, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है। और मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स है हमारा, और एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ये एफिशिएंट तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आते हैं, ये एनर्जी जनरेशन के अलावा और क्या क्या चीजें करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है और सेल डेथ में भी हेल्प करता है। देन दे हैव देयर ओन डीएनए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, ओन डीएनए होता है। हमारे न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, जो कि हमारी बॉडी का पूरा डीएनए होता है, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक अलग से ही डीएनए होता है। देन ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। देन राइबोसोम्स होते हैं इसमें, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए यूज होंगे। और देन उससे क्या होगा, डीएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस से डीएनए बनेगा। देन डीएनए है, क्रिस्टे है, आउटर मेम्ब्रेन है। देन इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से इसके जो पार्ट्स हैं वो करते हैं। जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो है
वो है एक स्मूथ आउटर लेयर दैट इनक्लोज एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है ये आउटर मेम्ब्रेन? इनक्लोज करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। देन इनर मेम्ब्रेन, ये क्या करता है? ये एक हाईली फोल्डेड फॉर्म ऑफ क्रिस्टे है। ये बहुत ज्यादा ये मुड़ा हुआ है, ये जो घुमावदार सा हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्रिस्टे है। ये क्रिस्टे है जो कि क्या करता है, ये सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब जो भी एरिया है, अब हमें कुछ काम करना है, अगर हमें खाना बनाना है तो हमें जगह चाहिए होगी, या हमें कोई फैक्ट्री खोलनी है, अब हमें जगह चाहिए होगी कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कि हमने अब एक कोचिंग डाली है, अब अगर हमारे पास छोटा रूम है तो उसमें कम बच्चे आएंगे, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा रूम है तो हम ज्यादा बच्चों को एक टाइम पे पढ़ा सकते हैं। सो उसी का एक एग्जाम्पल है ये एटीपी प्रोडक्शन का। अगर ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा, अगर कम स्पेस है तो कम एटीपी प्रोडक्शन होगा। देन क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है? ये इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड है उसको कहा गया है क्रिस्टे। ये क्या है? हाउस मेम्ब्रेन दैट हाउस द एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या है? हाउस ऑफ एंजाइम हम इसको कहेंगे और प्रोटीन्स कहेंगे। ये किस चीज में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इसका हेल्प होता, ये हेल्प करता है। देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में हमारी जो स्पेस है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच की जो स्पेस है उसको हमने मैट्रिक्स कहा है। ये क्या क्या कंटेन करता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन करता है, राइबोसोम एंड एंजाइम्स फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या चीज है? द रीजन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इसके जो बीच की स्पेस है इसे कहा गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। देन व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म, तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? एटीपी जनरेशन होता है ना, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करता है, उससे ये एटीपी का सिंथेसिस करता है या एटीपी का प्रोडक्शन करता है। द सेल्स एनर्जी करेंसी, ये जो है एक सेल की एनर्जी की करेंसी है, मतलब सेल को चलाने के लिए ये करेंसी का काम करती है। जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उसी तरीके से ये एक एनर्जी देने का काम करती है। पैसा हमारे घर में एनर्जी है, इसमें क्या है? ये एटीपी जनरेट करती है, जिसकी वजह से सेल के जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म होंगे। देन कैल्शियम स्टोरेज, हमने पढ़ा था अभी कि ये कैल्शियम का स्टोरेज भी करती है। ये क्या करती है? स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, है ना। तो ये क्या करती है? सेल सिग्नलिंग पाथवेज में हेल्प करती है। देन सेलुलर सिग्नलिंग्स में हेल्प करती है। Mitochondria are involved in various signaling pathway and can influence cell growth, differentiation and apoptosis. Apoptosis किसे कहते हैं? हम प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं, और नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो जो इसमें होता है, जो सेलुलर सिग्नल्स के लिए यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल में हेल्प करता है, और एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, और कई सिग्नलिंग पाथवेज जो कि हम पढ़ेंगे आगे, और उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, अमीनो एसिड सिंथेसिस, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन, इन सब में ये हेल्प करती है। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में क्या चीज कॉमन दिखी? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। देन हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआरबी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईआर हम कहते हैं। ये क्या चीज है? ये है लार्ज नेटवर्क लाइक ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है कि ये जुड़ा होता है, हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, और जो ये न्यूक्लियस के पास होता है ये हमारा
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसी से जुड़ा हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो और ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कितना टाइप के होगा हमारे, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन जो आरईआर होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि एसईआर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज के काम आता है। देन इसमें जो फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे जो फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, सिस्टरने कहते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे कह रहे थे, उसके जो फोल्ड्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो फोल्ड्स थे हम उसे क्रिस्टे कह रहे थे, लेकिन जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें हम सिस्टरने कह रहे हैं। तो जो आरईआर होता है ये फ्लैटन सेक्स जिसे हम सिस्टरने कह रहे हैं, कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलप स्टर्ड विथ राइबोसोम्स। मतलब ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है और इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स भी जुड़े हुए हैं, वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये ट्यूबुलर नेटवर्क होता है ब्रांचेस की तरह, जैसे कि आरईआर होता है हमारा, और ये आरईआर से कनेक्टेड होता है। देन ये हमारे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ना। सबसे पहला तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है ही, है ना, हम ट्रांसपोर्ट इसका करा रहे हैं। और सबसे मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि हमारा कौन करता है, आरईआर। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्या करता है, आरईआर सिंथेसाइजेस एंड पैकेजेस प्रोटीन्स विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेलुलर लोकेशन। मतलब एक जगह से दूसरे जगह प्रोटीन का ट्रांसफर कर रहा है। देन लिपिड सिंथेसिस करता है, जो कि हमारा एसईआर करता है और स्टोरेज का काम करता है। ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है लिपिड्स को। और इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, फॉस्फोलिपिड। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो वही जो फॉस्फोलिपिड है इसको ये स्टोर करता है या सिंथेसाइज करता है, और स्टेरॉइड्स को भी ये सिंथेसाइज एंड स्टोर करता है। देन आता है ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जो एसईआर होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को। देन कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, कैल्शियम स्टोरेज और रिलीज में हेल्प करता है हमारा एसईआर। रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल्स इन मसल सेल। मतलब हमारे जो मसल्स में जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, जो भी लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं, जो हमारी कैल्शियम होती हैं, उन वो जो रहती हैं उनका स्टोरेज करता है और रिलीज करता है कि वो मसल सेल्स में, मतलब हमारे जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको मेंटेन कर सकें। Then glycogen metabolism. SCR plays a role in glycogen synthesis and breakdown. Glycogen के synthesis और breakdown में ये help करता है। Then transport. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, मूविंग प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द सेल। मतलब लिपिड्स को, प्रोटीन को और अदर मॉलिक्यूल्स, जितने और भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें क्या करता है कि थ्रू आउट द सेल, मतलब सेल के बाहर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है ये। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फ्रेमवर्क जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन हम आते हैं गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस को हम और क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ये क्रूशियल ऑर्गेनल है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। ये क्या फंक्शन करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसका, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का।
वहां पे हमारा प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करा था कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है। उसने हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ने बना दिया प्रोटीन और लिपिड्स। अब ये उसकी पैकेजिंग करेगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा मॉलिक्यूल्स को, किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, टू देयर डेस्टिनेशन, उसे जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने के लिए, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक। देन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वैक्यूल, इसमें होता है सिस्टर्ने, इसमें भी होता है सिस्टर्ने। और हमने कहाँ देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा था, क्रिस्टे देखा था, इसमें सिस्टर्ने होता है। ये माइक्रोवेसिकल्स, ये ट्रांसफेस है और ये सिसफेस है। सिस्टर्ने क्या है, गोल्जी apparatus is primarily made of flattened membrane bound sacs called cistern। उसमें भी यही था, हमारे फ्लैटन सेक्स से बना होता है, इसमें भी ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये सिस्टर्न होते हैं। देन आता है हमारे वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, ये पार्ट ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्न, मतलब हमारे जो सिस्टर्न होते हैं उससे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग होते जाते हैं। तो ये हमारे जो सिस्टर्न होते हैं ये अलग होते जाएंगे, ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और क्या करता है ये वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। देन पोलैरिटी, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है। बस हमें यही याद रखना है, इसमें एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। तो सिस फेस जो होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला ये वाला फेज है, ये एंट्री प्रोवाइड करेगा और यहाँ से मॉलिक्यूल्स की एग्जिट होगी। हमें जिस भी मॉलिक्यूल को, लिपिड को, प्रोटीन को ट्रांसफर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, वो सिस फेज से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से आउट होगा। देन हम आते हैं इसके फंक्शंस पे। ये किस किस फंक्शन में हेल्प करता है हमारा गोल्जी apparatus। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, जो कि किससे हमें रिसीव हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे ये क्या कर रहे थे, सिंथेसाइज कर रहे थे लिपिड और प्रोटीन को, और ये उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और ट्रांसफर करेंगे। देन इसमें क्या है, एडिंग शुगर चेन, मतलब जब शुगर चेन ऐड हो रही है हमारे स्ट्रक्चर में तो उसको क्या कहेंगे, हम ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। और अदर मॉडिफिकेशंस, ये मॉडिफिकेशंस करते हैं। अगर हमारा कोई प्रोटीन चेन है किसी में, जो हमारी प्रोटीन चेन है वो सिंथेसाइज कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें अगर शुगर चेन ऐड हो रही है तो वो किसका काम है, हमारा गोल्जी apparatus का। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और भी कोई मॉडिफिकेशन हो रही है वो किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का। देन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, कैसे, ये जो वेसिकल्स जो फॉर्म हो रहे थे हमारे, जो सिस्टर्ने से हमारे वेसिकल्स अलग हो रहे थे और फॉर्म हो रहे थे, ये क्या करेंगी, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, इंक्लूडिंग क्या रहेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा इसमें, फॉर सिक्रीशन और टू लाइसोसोम फॉर डिग्रेडेशन। अगर जो होती है हमारी वेसिकल्स, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगी या ट्रांसपोर्ट करेंगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करेंगे किस चीज के लिए, सिक्रेशन के लिए, और लाइसोसोम में करेंगे डिग्रेडेशन के लिए। लाइसोसोम जो हमारा होता है वो सुसाइड बैग भी कहलाता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। वो क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। देन गोल्जी apparatus also involved in secretion of substance like hormones and digestive enzymes। इसका secretion करता है hormones और digestive enzymes का। Then glycoproteins and glycolipids, Golgi apparatus synthesized, collects, sorts and deliver chemicals like glycoprotein and glycolipid। ये क्या क्या कर रहा है, हमारा सिंथेसिस कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है केमिकल्स को, जैसे कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है। देन हम आते हैं राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या कर रहा है, ये क्या होता है, एसेंशियल सेलुलर ऑर्गेनेल होता है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर राइबोसोम नहीं है तो हमारा जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। और क्या करता है ये, ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक कोड फ्रॉम mRNA।
mRNA से क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड को into amino acid chains. They are composed of RNA and proteins. RNA और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ये राइबोसोम से होते हैं, एंड एग्जिस्ट इन 2 सब यूनिट. ये 2 सब यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 2 सब यूनिट में होते हैं. एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है. एक लार्जर सब यूनिट होता है. जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो किससे बाइंड करता है, mRNA से. और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो किससे बाइंड करता है, tRNA से, ट्रांसफर आरएनए से, एंड अमीनो एसिड से. तो हमारा स्मॉलर सब यूनिट किससे बाइंड कर रहा है, mRNA से बाइंड कर रहा है. और जो हमारा लार्जर सब यूनिट है वो tRNA से बाइंड कर रहा है या अमीनो एसिड से बाइंड कर रहा है. यूकैरियोटिक सेल में जो होता है राइबोसोम्स, वो फ्री फॉर्म में होते हैं इन साइटोप्लाज्म और इन बाउंड फॉर्म टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या तो वो फ्री फॉर्म में होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे, और नहीं तो बाउंडेड फॉर्म में होंगे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होते हैं, जो कि हमने आगे पहले ही पढ़ा था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं हमारे राइबोसोम, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, राइबोसोम टिपिकली फ्री रहते हैं इन साइटोप्लाज्म. इनकी लोकेशन कहाँ होती है, राइबोसोम कहाँ पाए जा सकते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हो सकते हैं. ये है हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर. इसमें एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है. देन हम इसके फंक्शन पे आते हैं. ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड. अमीनो एसिड से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. किससे, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस. जो भी उसे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि mRNA पे कोड होते हैं, उससे क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है हमारे प्रोटीन को. देन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. राइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA सीक्वेंस इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. ये ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता है mRNA को ट्रांसलेट करके, विच देन फोल्ड इनटू द प्रोटीन, जो कि लास्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का. देन इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन में हेल्प करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये की स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में. देन पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्शन. पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन करता है ये. राइबोसोम लिंक टुगेदर अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स. मतलब राइबोसोम जो होते हैं एक साथ अपने आप को जोड़ते हैं अमीनो एसिड से. देन उससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, राइबोसोम से रिलीज होती हैं. देन फ्री वर्सेस बाउंड राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं, रिमेन इन द साइटोप्लाज्म, और उसमें साइटोप्लाज्म में ही रह जाती हैं. जबकि जो बाउंड राइबोसोम होती हैं वो भी सिंथेसाइज करती हैं प्रोटीन को, दैट आर सिक्रीटेड और यूज्ड इन अदर ऑर्गेनेल, जो कि सिक्रीट होती हैं या फिर यूज की जाती हैं अदर ऑर्गेनेल्स के लिए. देन हम आते हैं लाइसोसोम में. लाइसोसोम क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, और इसे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं. ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को और सेलुलर डेब्रिस को. मतलब जो भी गंदा है, जो भी कचरा है, जो हम नहीं चाहते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ क्या होती है, कचरा गाड़ी आती है, तो हम क्या करते हैं, उस कचरा गाड़ी में सारा कचरा डाल देते हैं. तो जो वो हमारा जो कचरा गाड़ी है वो लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो हमारी जितनी भी डेब्रिस है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, हम उसमें डंप कर देते हैं. उसी तरीके से इसमें जाके वो चीज डिग्रेड होते हैं. सारे जो डेब्रिस होते हैं या वेस्ट होते हैं, ये क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं. ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट इनको मिलता है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। और जो भी इसमें जो ब्रेक डाउन हो रहा है वेस्ट का और सेलुलर डेब्रिस का, वो काम ये करते हैं। देन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है एक डाइवर्स कलेक्शन ऑफ एंजाइम है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रोटीएज, लाइपेज एंड ग्लाइकोसाइडेज दैट ब्रेक डाउन वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, मतलब वेरियस बायोमोलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन कर सकता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये कितना पीएच को मेंटेन करता है? ये एसिडिक पीएच होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ये अराउंड 5.0 पीएच को मेंटेन करता है। और इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन है, देन ये ल्यूमन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। देन इसका फंक्शन क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, मतलब डिग्रेड करता है सेलुलर वेस्ट को थ्रू द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोजाइम engulf and digest cellular waste and foreign substances, कोई भी foreign substances जो हमारी सेल के लिए हार्मफुल है, वो उसे भी क्या करता है, उसे भी डिग्रेड कर देता है। देन और क्या करता है ये? रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है वो कुछ तो मॉलिक्यूल्स को या प्रोडक्ट्स को, जो कि रिसाइकलिंग जिसकी हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ प्लास्टिक होता है, अब हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम उसे रिसाइकलिंग में यूज करते हैं। उसी तरीके से ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के टाइम पे रिलीज किए जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है और वो रिसाइकल किया जाता है सेल के थ्रू। देन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी आई, मैंने अभी बताया कि फॉरेन बॉडी आई जो कि हार्मफुल है हमारी सेल के लिए, उसे क्या करेगा, ये इनगल्फ कर लेगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है कई बार। लाइसोसोम कैन रिलीज देयर एंजाइम आउटसाइड द सेल टू डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, मतलब जो हमारा लाइसोसोम है वो कई बार सेल के बाहर अपने जो एंजाइम है उसको रिलीज कर देता है। किस लिए करता है? कि वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर सके। सेलुलर ऑटोफेगी, ये किसमें, सेलुलर ऑटोफेगी में भी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, ऑटोफेगी में जो सेल रहती है वो डाइजेस्ट कर जाती है ओन कंपोनेंट्स को, अपने ओन कंपोनेंट्स को। लाइसोसोम पार्टिसिपेट इन ऑटोफेगी, अ प्रोसेस वेयर द सेल डाइजेस्ट इट्स ओन कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओन कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करती है, उसे कहते हैं सेलुलर ऑटोफेगी। देन रोल इन सिक्रीशन, लाइसोसोम जो होता है वो सिक्रीटरी प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट करता है इन सिक्रीटरी सेल में। फिर हम आते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल क्या होता है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। ये प्लांट में लार्ज होता है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है, ये स्मॉलर होता है अगर कंपेयर किया जाए तो। और ये जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है, कैन ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम, मतलब यही है कि लार्जर पोर्शन कवर करता है इन प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में स्मॉल पोर्शन कवर करता है। देन वैक्यूल हैव मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, वैक्यूल हैव मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वो क्या रेगुलेट करती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, मतलब जो भी सब्सटेंस है अगर इसके अंदर है तो वो बाहर जाएंगे, तो उसमें हेल्प करती है ये, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ सकता है। देन सेल सेप, जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, वैक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं हम सेल सेप। ये सेल सेप। सेल सेप क्या है, द वैक्यूल कंटेन अ वाटरी फ्लूइड जो होता है उसे हम सेल सेप कहते हैं। ये क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें, सॉल्ट्स होती हैं, वेरियस सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं जिसमें कि सॉल्ट आ गया, प्रोटीन आ गया, और वेस्ट मटेरियल्स आ गया। देन ये फंक्शन क्या करती है, स्टोरेज का फंक्शन करती है, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का। वेस्ट डिस्पोजल करता है, वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, और
प्रिवेंट करता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, उससे ये बचाता है हमारी सेल को। देन एक्सोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीशन। एक्सोसाइटोसिस क्या है? सेल से कोई चीज बाहर जा रही है, और एक्सक्रीशन मतलब उसको हम सेल से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि रिलीज देयर कंटेंट्स आउटसाइड द सेल इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। देन टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, हमारी सेल के टर्गर प्रेशर को, जिससे क्या हो कि जो हमारा सेल है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो पिचक ना जाए, इस चीज से मेंटेन करके रखती है। ये प्लांट सेल में क्या होता है? द वैक्यूल एक्सपेंशन पुश्ड अगेंस्ट द सेल वॉल, जो उसका वैक्यूल का एक्सपेंशन होता है वो सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर देता है, और क्या करता है? मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को, एंड हेल्पिंग टू कीप प्लांट सेल फर्म एंड प्रिवेंटिंग विल्टिंग। मतलब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ताकि वो कहीं गिर ना जाए। मतलब जो पेड़ होते हैं उसमें क्या होता है? वो खड़े रहते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है, और उसमें टर्गर प्रेशर बनता है हमारे वैक्यूल्स की वजह से। उससे क्या होता है? हमारा पेड़ जो होता है वो झुकता नहीं है, गिरता नहीं है। नहीं तो हमारे पेड़ क्या होते हैं? कहीं भी लेटे हुए मिलते हैं। वो किस लिए खड़े होते हैं? इन प्रोसेसेस की वजह से। देन हम आते हैं साइटोस्केलेटन में। तो साइटोस्केलेटन क्या चीज है? साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है सेल के अंदर। क्या है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट इन सेल। ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप द सेल एंड फैसिलिटेट वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइक मूवमेंट एंड सेल डिवीजन। सबसे मेन इसका जो काम है वो क्या है? सेल डिवीजन हो गया। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी सेल को, और मूवमेंट करेगी किस चीज में? सेलुलर प्रोसेसेस में। देन इट्स अ डायनेमिक स्ट्रक्चर दैट कैन चेंज एंड अडेप्ट टू सेल्स नीड। मतलब सेल की नीड के अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका डायनेमिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो सकता है, चेंज कर सकते हैं हम। साइटोस्केलेटन कितने जो 3 मेन प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है, वो कौन से होते हैं? पहला होता है माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट फिलामेंट होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सेल मूवमेंट एंड सेल एंड शेप चेंजेस। पहला क्या है? माइक्रोफिलामेंट है, ये स्मॉलेस्ट फिलामेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड इन्वॉल्विंग सेल मूवमेंट एंड शेप चेंजेस। शेप चेंजेस और सेल मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं। देन आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या है? मोर स्टेबल फिलामेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल शेप। क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल शेप को। देन आते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहला क्या हो गया? माइक्रोफिलामेंट, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड थर्ड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? लार्जेस्ट फिलामेंट्स है। किस चीज के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ये जो कि किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सेल डिवीजन में। हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं सेल डिवीजन में काम आते हैं। उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं। देन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन जो होता है ना, उसमें जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यह है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। अब सेल डिवीजन के टाइम पे ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। देन ये हो गए माइक्रोफिलामेंट्स। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होगी? डिफॉर्मेशन से हमारी जो सेल होगी वो बचेगी। सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि सेल लोकोमोशन या मसल कॉन्ट्रेक्शन और अदर चीज हो गई। देन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्ट एज ट्रैक्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वेसिकल एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। मतलब जो ट्रैक्स की तरह ये एक्ट करता है, जैसे कि मूवमेंट हो वेसिकल्स में या फिर अदर सेलुलर कंपोनेंट्स में। देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जहाँ पे ये रोल इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेपरेशन के टाइम पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेल डिवीजन का एक पार्ट है।
देन आ गया ऑर्गेनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी ऑर्गेनल है हमारी सेल में प्रेजेंट है उसको अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना, ये किसकी साइटोस्केलेटन जो रहता है वो रोल प्ले करता है इसमें, और मेंटेन करता है उनकी पोजीशन को। जैसे कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, एग्जाम में सारे बच्चों को रोल नंबर वाइज बैठाता है, तो वही जो हमारा टीचर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी क्लास की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है कि कौन सा रोल नंबर कहाँ बैठेगा। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन जो होता है वो भी ऑर्गेनल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करता है, जो कि उसकी पोजीशंस बताता है, हमारे जो ऑर्गेनल होता है उनकी पोजीशन को निर्धारित करता है। देन सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब सिग्नलिंग पाथवे में होता है, मतलब हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है और इन्फ्लुएंस करता है सेल बिहेवियर को। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमने यूकैरियोटिक सेल में देखी थी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, और अगर हम प्लांट सेल में देखें तो पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, देन हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या है? फ्लूइड मोज़ेक कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड इसके ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं या तो अंदर रहते हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन की तरह दिखते हैं हमें, और उसकी सरफेस पे भी रहते हैं प्रोटीन्स। वो प्रोटीन क्या करते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम कहेंगे, ये क्या करती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और ये थ्रू इसकी जो लेयर होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि सिलेक्टिव चीजें जो होती हैं वही ट्रांसफर हो सकती है इनसाइड आउट। देन दिस ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू बोथ पैसिव एंड एक्टिव मैकेनिज्म। ये किस किस तरह से हो सकता है, पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। और ये क्या करता है, सेल इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब यही है कि उसके अंदर और बाहर जो भी चीजें होंगी वो कैसे ट्रांसफर होंगी, थ्रू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के, और इंटरनल पैसिव या एक्टिव मैकेनिज्म से ये ट्रांसफर होती हैं। देन इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे क्या है। पहला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें क्या होता है, हेड जो है वो पोलर होते हैं और जो उनकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसमें प्रेजेंट। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, द कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसिंग आउटवर्ड्स होते हैं उसके जो हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। और ये क्या करती हैं, बैरियर, एक तरह का बैरियर क्रिएट करती हैं बिटवीन सेल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मतलब अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में ये एक तरह से बैरियर क्रिएट करती हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, विदाउट रिक्वायरिंग एनर्जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। दिस इंक्लूड्स डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें ये चीजें इंक्लूड होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं। वो विथ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे थे पैसिव में, और ये अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। किस फॉर्म में होती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। और ये किस किस चीज में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन पंप में, एंडोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस में। देन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कितने टाइप की होती हैं,
ये यहाँ पे बताया गया कुछ टाइप्स इसके। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन पास डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पास हो जाते हैं डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। मतलब इन पे जो हमारे फॉस्फोलिपिड का है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जा रहे हैं, ये विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होता है? अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। इसमें चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की हेल्प होती है, मतलब यूज करते हैं। जैसे कि होता है यूनिपोर्ट सिस्टम हो गया हमारा, सिम्पोर्ट सिस्टम हो गया, इसमें क्या होगा? कैरियर यूज होगा, तो वो हमारा फैसिलिटेट डिफ्यूजन में आएगा। देन हमारा ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प के थ्रू ये क्या करता है? जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। देन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। मतलब अगर हमारा जो कोई पार्टिकल है उसे हमें बाहर करना है, तो उसके बाहर एक वेसिकल, मतलब एक लेयर बन जाएगी, एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, मतलब एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, या फिर अंदर आना होगा तो भी वो वेसिकल्स में ही आएगा। देन फंक्शंस क्या क्या करता है? ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जो चीजें हैं सिलेक्टिव चीजें, जैसे हम, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट पे हैं, डाइट पे क्या होता है? सिलेक्टिव चीजें हम इनटेक कर रहे हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से होता है। इसमें सिलेक्टिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं वही एग्जिट हो रहे हैं, सिलेक्टिव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंटर हो रहे हैं, और हार्मफुल सब्सटेंस जो हो रहे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। तो इस सिलेक्टिव का मतलब समझ में आया? देन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था? एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन। मतलब सिंगर और निकोलसन ने ये दिया था, प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके पहले कई और मॉडल आए थे, सैंडविच मॉडल आए थे, और भी कई मॉडल आए थे। तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये यहीं खत्म होता है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा कि हमने सारे ऑर्गेनल्स पढ़े, जिसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन एंड सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमने इस वीडियो में और अपने पिछले वीडियो में ये पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड देन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगर आपको कोई अपडेट्स चाहिए। जो भी हमारी आगे वीडियो अपलोड होगी उसमें हम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।